टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन महिला भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। आज गुरु पूर्णिमा है। यह दिवस गुरुओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। यह मेडिकल कॉलेज 9 मेडिकल कॉलेजों में शामिल, जिसका 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र 43 नए मामले आए सामने, जबकि कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 932। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया है टीकाकरण। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया। इसी के साथ उन्होंने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण पदक पर चीन का तो वहीं कांस्य पर इंडोनेशिया के खिलाड़ियों ने कब्जा किया। वेट लिफ्टिंग में यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। इससे पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। उनके घर पर आसपास के लोग एकत्रित होकर इस पल का गवाह बने और टीवी पर सबने मिलकर उनके शानदार प्रदर्शन को देखा। जैसे ही उनका पदक पक्का हो गया, वहां मौजूद लोग खुशी से झूमने लगे और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लाके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीराबाई चानू को देश के लिए रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को मीराबाई चानू के इस उपलब्धि पर गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मीराबाई चानू की यह सफलता अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीराबाई चानू को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देती हैं और बाकी खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन इसके बाद करेंगे। पहला ही दिन और मेडल आपने जीतकर दिखाया है। रजत पदक जो आपने जीता है, ये भारत के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ओलंपिक के पहले दिन ही मेडल जीतना दूसरे खिलाड़ियों के लिए संदेश देता है कि हम भी मेडल जीत सकते हैं। इसका दूसरे खिलाड़ियों पर सकारात्मक असर होगा। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना, ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असर होता है। मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू
आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को, और साथ साथ उनको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीराबाई चानू के टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज फिर भारत की मातृशक्ति ने वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरवभूषित किया है। आज टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि आज की दुनिया जो कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है, वो बुद्ध की असीम करुणा से प्रेरित हो और मानवीय कष्टों के सभी स्रोतों को दूर करने का संकल्प लें। Application of Buddhist values and principles in addressing issues of global concern will help in healing the world and making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world, more than ever before, needs the healing touch of compassion, kindness, and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. I hope today's world gets inspired by the Buddha's infinite compassion and resolves to overcome all sources of human suffering. I pray that human society follows the ideals of the Buddha and works to make our planet a more hospitable habitat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया में लोग बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग और खादी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में आरएसएस स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आज मैंने गुरु शिष्य परंपरा को निभाया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रयागराज में जो 1700 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, उससे बहुत बड़ा विकास होगा और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। लोगों को जाम से निजात मिलेगा, यातायात की सुविधा सुगम होगी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए प्रयागराज ही नहीं पूरा प्रदेश उसके लिए तैयार है और सारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
इस अवसर पर शंकराचार्य और राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज ने कहा कि सभी जनमानस को मेरा आशीर्वाद है और आज के दिन गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के दिन पर और विशेष रूप से जो गुरु होता है उसको श्रद्धा सुमन के साथ याद भी किया जाता है। तो आज हम लोग आए हैं, सभी लोग प्रयागराज में हैं, ये ज्वाला देवी के स्कूल में, और यहाँ पर हम लोग ने पूजा भी की है और अपना होता है वो भी रखा है। तो दोनों करते हुए आज हम लोग गुरु दक्षिणा के दिन भी आए हैं यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो जाम की स्थिति मिलती है हम लोग को, उसमें हम लोगों ने देखा बड़ी कठिनाई होती है। विशेष रूप से जो मेरा, जिसको शहर पश्चिमी कहते हैं, नाम का शहर जरूर जुड़ा है, उसको सही माने में जो शहर बनाना है, तो इसमें आवश्यकता है कि यातायात जो है वो और अच्छा बने और लोगों को कठिनाइयाँ का सामना ना करना पड़े। और इसलिए जो फ्लाईओवर एक GAT रोड पे जाएगा, एक ROB जाएगा जो रेलवे के ऊपर है सुबेदारगंज पे, जिसका आज पैसा भी आज पेपरों में भी है, वो रिलीज़ भी हुआ है, दे भी दिया गया है। तो ये सब चीज़ें लेते हुए और साथ ही साथ जो 4 लेन हो रही है, जो कौशाम्बी से जो शीतला धाम का पवित्र स्थान है और उसको प्रयागराज के मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है, उससे भी लोगों को बहुत सहूलियत मिलने वाली है। खाली प्रयागराज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय मजबूत है और तीसरी लहर आएगी। व्यवस्था पूरी कर दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य पूरा हो गया है। सभी लोग अपने अपने गुरु की पूजा करके और साल भर कर ले आध्यात्मिक खुराक प्राप्त करके जाते हैं। ये सबका सौभाग्य है। आज इस पावन पर्व पर हम समस्त देशवासियों के प्रति मंगल कामना एवं स्वाशीर्वाद व्यक्त करते हैं। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष पूज्यपाद औघड़ गुरुपद संभव राम ने अपने शिष्यों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अपने आशीर्वचन में कहा कि कोरोना काल में भक्त अपने घर पर ही सुरक्षित रहकर गुरु को याद करें और पूजन अर्चन करें। सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और मिलावट के खान पान से बचें। कोरोना से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही काम आ रही है। आज के समय में पूरे विश्व में उथल पथल मची हुई है। ऐसे प्रतिकूल समय में आप लोग अपने आपके अनुकूल रहें, अपने समाज के अनुकूल रहें, जिससे कि यह मानवता बची रहे। आज के समय में पूरे विश्व में ही उथल पुथल मची हुई है और हमारे देश की स्थिति भी प्रतिकूल है, इस लिहाज से कि सभी कोई धन और कुर्सी के पीछे दौड़ रहा है, कोई भी समर्पित नजर नहीं आ रहा है। मुझे आशा है कि जो आप लोग हैं मेरी बातों को सुन रहे होंगे। मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रतिकूल समय में आप लोग अपने आप के अनुकूल रहें, समाज के अनुकूल रहें, जिससे कि यह मानवता बची रहे। गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात साल 2019 में दी गई थी। महज 2 वर्षों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिला चिकित्सालय को स्वशासी राज्य चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में सम्मिलित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड व पोस्ट कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। बच्चों के लिए पीकू और नीकू हाई इंडिपेंडेंस यूनिट और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन के कुल 4 प्लांट लगने थे, 2 पूरी तरीके से तैयार हैं, 2 पर काम चल रहा है। 266 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण हुआ है। हमारा जिला चिकित्सालय जो है, जो स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संबंध हो गया, उसमें लगभग 350 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और तीसरी लहर को देखते हुए हम इस तैयारी में भी हैं कि किसी मरीज को, कम से कम कोरोना के मरीज को कोई तकलीफ ना हो
और ना कोरोना होने के बाद वाले मरीजों को कोई तकलीफ हो। इसके लिए हमने बच्चों के लिए आईसीयू, जिसको पीकू कहते हैं, न्यूनेटल बच्चों के लिए एनआईसीयू और उसके साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। सामान कुछ और नए खरीदे गए हैं, सबको लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, 2 प्लांट लग गए हैं, 2 और लग रहे हैं। तो कुल मिला के ऑक्सीजन, उनकी दवा, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि देवरा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज 100 छात्रों के प्रवेश हेतु तैयार है। मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक सहित कुल 15 भवनों का निर्माण कराया गया है। कुल 29 फैकल्टी की नियुक्ति की जा चुकी है। गर्ल्स कॉलेज में 120 छात्राओं हेतु व बॉयज हॉस्टल में 180 छात्रों हेतु भवन का निर्माण कार्य पूरा है। गौरतलब है कि यह मेडिकल कॉलेज जो 9 मेडिकल कॉलेजों में शामिल है, जिसकी 30 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किए जाने की तैयारी है। इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन 9 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 14 अन्य मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं, और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं, इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी जनपदों में भी एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, उसी उत्तर प्रदेश में जब केंद्र और राज्य में एक जैसी विचारधारा की सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है केवल मेडिकल के क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं कि 75 के 75 जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत समस्त प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा आज 50 लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण किया गया। इसमें 5 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण किया गया, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरण किया गया है, जिसे पाकर लाभार्थियों ने सरकार को धन्यवाद कहा और कोरोना के काल में सरकार द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कार्ड धारकों को मेरा राशन नामक ऐप के बारे में बताया। गाजियाबाद में कुल 4,21,000 ऐसे कार्ड हैं और तकरीबन 18 लाख यूनिट है जिनको यह राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण क्योंकि गरीबों को समस्या थी, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, जिसके तहत पर यूनिट 5 किलो अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। हमारे यहाँ 4,21,000 ऐसे कार्ड हैं और तकरीबन 18 लाख यूनिट हैं। यूनिट का मतलब ये है कि अगर 1 यूनिट है तो 5 किलो हो गया,
2 हैं तो 10 हो गया, 3 हो गया तो 15 हो गया, 4 हैं उस यूनिट के अंदर तो 20 किलो हो गया। तो उसके हिसाब से अनाज वितरण किया जा रहा है। आज यहाँ पर 50 लोग इस पर डिपेंडेंट थे, उनको 50 लोगों को अनाज दिया गया है। इस योजना के तहत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा है और ये लाभ दिवाली तक प्रधानमंत्री जी ने बोला, अक्टूबर के माह तक। और अगर उसके बाद भी कोरोना की हालत खराब होती है या और कुछ होता है तो इसको आगे बढ़ाने पर भी सोच विचार किया जाए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 99 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 932 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 16,84,471 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 98.6% हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,55,147 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। पिछले 24 घंटों में 10,06,068 डोज लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कल तक 4,38,22,201 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 24 घंटों में संक्रमण के 42 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 99 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केस 1000 से भी कम चल रहे हैं और कुल मिलाकर प्रदेश में 932 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं। अब तक कुल 16,84,471 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पोर्टल पर कल एक व्यक्ति की मृत्यु कोविड संक्रमित होने के दौरान दर्ज की गई है। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 98.6% चल रहा है। कल 2,55,147 सैंपल्स की जांच की गई और जो पॉजिटिविटी का रेट है, डेली पॉजिटिविटी रेट, वो इस समय घट करके 0.01% के आसपास रह गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर अम्बेडकर नगर जिले को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने ऑक्सीजन के 2 प्लांट का लोकार्पण किया, जिसमें एक प्लांट CSC टांडा और दूसरा प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि विधायक संजू देवी ने अपनी निधि से यह ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित किया था, जो अब पूर्ण है। प्लांट के लग जाने से अब ऑक्सीजन की समस्या समाप्त हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज में पहले ऑक्सीजन की सप्लाई इलाहाबाद और कई अन्य जगहों से सिलेंडर के जरिए पूरी कराई जा रही थी, लेकिन अब ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से आसानी होगी। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने जिले की बसखारी और रामनगर स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था का भी जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत उद्घाटन हुआ है। ये 400 LPM क्षमता है और लगभग 50 लाख रुपए व्यय हुए हैं। स्थानीय विधायिका श्रीमती संजू देवी की विधायक निधि से इसे आम जनमानस को लाभ होगा और अब ऑक्सीजन की कमी अम्बेडकर नगर जनपद में नहीं हो पाई। इस तरीके से पहले भी नहीं थी हमारे जनपद में। जब दूसरी त्रासदी हमारे यहाँ थी, अम्बेडकर नगर जनपद में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होने पाई थी, आप सब जानते हैं, लेकिन हमने और अच्छे इंतजाम कर लिए हैं। हमारे इस ऑक्सीजन प्लांट से जो है वार्डों और OT में सप्लाई की जाती है और इस सिलेंडर गैस जो है फैजाबाद, इलाहाबाद और अन्य जगहों से जो है मंगाया जा रहा था, व्यवस्था किया जा रहा है और जिससे मरीजों की कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक अभी तक और बराबर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। जनपद कासगंज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 21 से 31 जुलाई तक सभी कार्ड धारकों को ई-पॉश मशीन के माध्यम से पर्ची उपलब्ध कराकर गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जनपद में एक माह में 2 बार सरकारी खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल हैं।
इसके अलावा नियमित सरकारी वितरण में पात्र गृहस्थी परिवार को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जनपद में 2,52,962 कार्ड धारक हैं जो सरकार की इस निःशुल्क अन्न वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जनपद में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें पूरा निर्धारित खाद्यान्न मिले, इसके लिए जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वितरण पूरा होने तक अपनी दुकानें खुली रखें। इस योजना से जनपदवासी काफी खुश हैं और सरकार की इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अंत्योदय कार्ड बना हुआ है मेरा और मुझे राशन मिलता है, समय से मिलता है। 35 किलो अनाज मिलता है। पिछले महीने मुझे चीनी भी मिली थी और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद है। समय से सबको पूरी तौल मिलती है। सर, मेरा नाम अर्पिता है और ये हमारा राशन कार्ड है जिसपे कि हमें 30 किलो राशन मिलता है और हर महीने मिलता है। सही तौल मिलती है, सही नाप मिलता है और लास्ट मंथ भी हमें फ्री मिला था और इस मंथ भी हमें राशन फ्री मिल रहा है। इस वजह से हम मोदी जी और योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। मुझे राशन 35 किलो मिलता है और 2 बार मिलता है 1 महीने में। यूनिट के हिसाब से 5 किलोमीटर के हिसाब से मिलता है और मैं योगी जी और मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।